नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए न्यूमेरिकल के इस सीरीज़ ये सवाल नहीं बवाल है को कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछे गए सारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के सवाल को शिफ्ट वाइज अध्ययन करते हैं, जिसमें कि हम लोग प्रत्येक दिन 6 शिफ्ट का अध्ययन करते हैं। आपको बता दें कि आज आपका पार्ट 21 है, जो कि आज लास्ट है, क्योंकि अगर यदि बुक के हिसाब से देखा जाए तो 4 वॉल्यूम आया था, जिसमें कि प्रत्येक में 30 या 31 शिफ्ट करके था। अगर यदि 30 को भी एवरेज माना जाए तो 4 तिया 12 यानी 120 शिफ्ट का हम लोग ने सवाल को देख लिया है। अब आप बता दीजिएगा कि कल से कौन सा टॉपिक को लाया जाए। आप कमेंट बॉक्स में अपना राय को लिख दीजिएगा। चलिए, अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अगर यदि आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है ओम साई स्टडी 2.0। पॉइंट के जगह पे सिर्फ इंग्लिश में टाइप कर दीजिएगा POINT पॉइंट और 0 लगा दीजिए। इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम अपने वीडियो का लिंक और PDF को वहाँ प्रोवाइड करा देते हैं। अगर यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए बिना देरी किए हुए पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश Q और समय T दिया हुआ है, तो विद्युत धारा निकालने का सूत्र क्या होगा। तो देखिए, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है। तो यहाँ देखिए, धारा निकालना है, आवेश बटे समय कर दीजिए। तो यानी आवेश आपका Q दिया हुआ है और समय T दिया हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा, Q बटे T हो जाएगा। निम्न में कौन सा सही मिलन है। तो देखिए, यह मिलन पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। प्रोपेन का ये जो सूत्र लिखा हुआ है, क्या ये सही है। पेंटेन ये सही है। तो अगर यदि इसमें हम लोग देखें तो प्रोपेन, पेंटेन, एथेन, ब्यूटेन यानी कि एल्केन ग्रुप का ये बात कर रहा है। तो एल्केन ग्रुप का अगर यदि सामान्य सूत्र देख लेते हैं तो वो होता है CnH2n+2 होता है। अगर यदि वही n का मान हम लोग को कैसे पुट करना है, तो इसके लिए देखिए, मेथेन अगर यदि मेथ के लिए 1 पुट करेंगे, एथ के लिए 2, प्रो के लिए 3, ब्यूट के लिए 4, पेंट के लिए 5, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नैन, डेक यानी कि n का मान पुट करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ देखिए कि प्रोपेन है, प्रोपेन के लिए प्रोपेन यानी कि प्रो यानी कि n का मान 3 पुट कीजिए। 3 पुट करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, C3H, 3 दूना 6 और 2 8, H8 आना चाहिए। तो यहाँ देखिए, अब इसको जोड़िए, तो 1 2 3, C3 तो पुर गया, H8 पुरना चाहिए। तो यहाँ देखिए, 3 2 5 और 2 7 पुर गया। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। वही अगर यदि सही वाले ऑप्शन की बात किया जाए तो जैसे ब्यूटेन है, ब्यूटेन में मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट यानी कि C का मान 4 होना चाहिए। 1 2 3 4 पुर गया। उसके बाद फिर H का मान कितना होना चाहिए, तो 4 दूना 8, 2 10 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, H का मान 3 2 5 1 6 और डबल बॉन्ड जो दिया हुआ है, इसको H को दोगुना करके गिनना है। तो 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। इस प्रकार से ये ब्यूटेन सही हो जाएगा। वही अगर यदि बात किया जाए तो नॉर्मल ब्यूटेन को किस प्रकार लिखा जाता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। आइसो ब्यूटेन को लिखा जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और उसी के बाद CH में एक सिंगल बॉन्ड देके नीचे CH3 लिखा जाता है। एक ध्वनि स्रोत से 400 हर्ट्ज की आवृत्ति और 2.5 मीटर का तरंग दैर्घ्य प्राप्त होता है, तो गति ज्ञात कीजिए। तो देखिए, गति बराबर क्या होता है, तरंग दैर्घ्य गुना आवृत्ति होता है। तो गति हम लोग को निकालना है, तरंग दैर्घ्य ये दिया हुआ है, तरंग दैर्घ्य कितना दिया हुआ है, 2.5। ठीक है, उसके बाद फिर आवृत्ति दिया हुआ है 400 हर्ट्ज दिया हुआ है, 400 से गुना कर दीजिए। जैसे इसका दशमलव हटाइएगा, 1 शून्य आ जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कटा दीजिए। 25 गुना 4 25 चौके 100 और 1 शून्य बचा है, इसको बिठा दीजिए, यानी कि आपका आ जाएगा 1000 मीटर पर सेकंड वेग आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूत्र में M बराबर HI बटे HO, यह M HI और HO क्या दर्शा रहा है। तो यहाँ देखिए, ये सूत्र किसका है, ये आवर्धन का सूत्र है। आवर्धन यानी मैग्निफिकेंस। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ इमेज, और नीचे होता है यानी बटे के रूप में वस्तु की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ जो है M किसको दर्शा रहा है, M दर्शा रहा है आवर्धन को यानी कि आवर्धन मैग्निफिकेंस को, और HI किसको दर्शा रहा है, हाइट ऑफ द इमेज। उसके बाद HO किसको दर्शा रहा है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर 14 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका गया। वह 10 मीटर की ऊंचाई प्राप्त करने में
लिए गए समय की गणना करें तो जी का मान दिया हुआ है आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखिए आपको दिया क्या क्या है, यहाँ देखिए कि ऊपर की ओर फेंका गया प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 14 मीटर पर सेकंड और एस का मान दिया हुआ है, एस यानी विस्थापन, विस्थापन कितना हुआ है 10 मीटर ऊंचाई तक गया और जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो आपको निकालना क्या है, निकालने के लिए यहाँ बोला गया था समय निकालना है कि कितना सेकंड में गया। ठीक है, एस बराबर क्या होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ जी से रिप्लेस करेंगे क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है तो जी का मान निगेटिव में हम लोग को लेना है, ये भी याद रखना है। उसके बाद एस दिया हुआ है, विस्थापन दिया हुआ है 10 और यू 14 दिया हुआ है और टी निकालना ही है माइनस हाफ जी का मान 9.8 और टी स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ देखिए हाफ से इसको जैसे कटाइएगा आपका 4.9 आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ देखिए कि 10 बराबर 14 टी माइनस 4.9 टी स्क्वायर आ गया। अब इस सबको एक साइड कर लीजिए तो यानी कि बराबर के इस साइड लाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा 4.9 टी स्क्वायर माइनस 14 टी प्लस 10 बराबर 0 आ जाएगा। अब इसको आप द्विघात समीकरण से तोड़ लीजिए। द्विघात समीकरण से तोड़ने के बाद आपका मान आ जाएगा यानी कि 7/4.9 आ जाएगा यानी टी का मान। तो जब 7/4.9 कीजिएगा तो आप जैसे इसका दशमलव उड़ाइएगा ऊपर शून्य चला जाएगा यानी कि 70/49 हो जाएगा। 70/49 को आप क्या लिख सकते हैं 10 सत्ते 70 और 7 सत्ते 49 यानी 10/7। तो इसको भाग देने के बाद आपका आएगा 1.43 सेकेंड आ जाएगा। CO2 के परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो कार्बन के परमाणु द्रव्यमान, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12 होता है और ऑक्सीजन का अगर यदि बात किया जाए तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूना 32, 32 और 12 जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 44 म्यू आ जाएगा। ग्रुप 3 और आवर्त 6 को लेंथेनम के साथ साथ क्या कहा जाता है। तो देखिए ग्रुप 3 और आवर्त 6 को लेंथेनम के साथ साथ लेंथेनाइट कहा जाता है। लेंथेनाइट में क्या होता है परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक होता है। वही अगर यदि एक्टेनाइट की बात किया जाए तो एक्टेनाइट में 89 से लेकर 103 को एक्टेनाइट सीरीज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बल बटे त्वरण बराबर क्या होता है। तो देखिए द्रव्यमान बराबर क्या होता है बल बटे त्वरण हो जाता है क्योंकि F बराबर होता है m इंटू ए यानी बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान हम लोग को निकालना है, द्रव्यमान को अस्थिर रखिए, बल बटे ये त्वरण हो जाएगा। मैग्नीशियम के 144 ग्राम में अणु यानी मोल कितने मौजूद है। तो देखिए मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, परमाणु संख्या 12, परमाणु द्रव्यमान 24 हो जाएगा। तो मोल संख्या निकालने के लिए क्या होता है तत्व का द्रव्यमान ग्राम में जो कि दिया हुआ है 144 ग्राम और तत्व का परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान हम लोग निकाले कितना 24 निकला। तो मोल संख्या निकालने के लिए तत्व का द्रव्यमान ग्राम में और बटे तत्व का परमाणु द्रव्यमान ग्राम में। तो आप 44 में जब 24 से भाग दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 6 मोल आ जाएगा। उसके बाद बल बटे द्रव्यमान क्या होता है, बल बटे द्रव्यमान त्वरण होता है। ठीक है, चूंकि F बराबर क्या होता है F बराबर m इंटू ए होता है। तो बल बटे द्रव्यमान करना है, इससे भाग दे दीजिए आपका ए का मान आ जाएगा यानी त्वरण आ गया। निम्नलिखित में से क्या सही मिलान है। इथाइन CH डबल बॉन्ड CH3। उसी प्रकार आगे ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए पेंटाइन, ब्यूटाइन, प्रोपाइन, आइन वाला लगा हुआ है यानी कि एल्काइन। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2n-2 होता है। तो अब देखिए अब इस पे पुट करते जाइए इथाइन पेंटाइन। तो देखिए मेथ एथ यानी कि n का मान 2 लेना है तो n का मान 2 लेना है। तो यहाँ देखिए कि n का मान जैसे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा C2H 2 दूना 4 में से 2 गया तो 2 बचा H2। तो पहला इथाइन का आना चाहिए C2H2। तो यहाँ देखिए C2 ठीक ठाक है और H 3 1 4 हो गया, ये गलत हो गया। उसी प्रकार अगर यदि सही वाले ऑप्शन का बात किया जाए तो पेंटाइन में मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट यानी कि n का मान 5 रखने के लिए बोला जा रहा है। तो जैसे इसमें 5 रखिएगा n का मान तो कितना आ जाएगा C5 आएगा। उसके बाद H 5 दूना 10 में से 2 घट जाएगा तो यानी कि H8 आ जाएगा। तो यह देखिए गिनिए पुर रहा है कि नहीं C5 1 2 3 4 5 तो 5 पुर गया। उसके बाद H8 पुरना चाहिए 3 2 5 2 7 1 8 आपका पुर गया। तो ये पेंटाइन क्या है सही है। एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है। बस द्वारा तय की गई
दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए वर्क बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन होता है। तो यानी कि कार्य आपको दिया हुआ है, कार्य दिया हुआ है 2000 जूल दिया हुआ है और बल दिया हुआ है 4000 न्यूटन। विस्थापन निकाल लीजिए। तो यानी 2000 बराबर 4000 गुना विस्थापन। तो आप इसको जैसे कटाइएगा तो आपका आ जाएगा 1/2। विस्थापन आ गया 1/2। 1/2 को हम लोग 0.5 मीटर भी लिखते हैं। एक कूली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो यहाँ देखिए कार्य बराबर क्या होता है, mgh होता है। यानी कि mgh को क्या बोला जाता है, भार बोला जाता है, इंटू हाइट यानी कितना ऊपर उठाया है। तो देखिए और एक कार्य बराबर क्या होता है, fs cos थीटा। तो यहाँ देखिए थीटा का मान 90 हो रहा है। तो कैसे 90 हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि ज़मीन से उठा के अपने सिर पे रख रहा है। ज़मीन से जैसे सिर पे उठाया और चलने लगा, जैसे ये वस्तु रखा हुआ था इसको उठा के अपने सिर पे रखा और इधर चल रहा है। तो यहाँ देखिए कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। तो थीटा का मान कितना हो गया, 90 हो गया। तो cos 90 डिग्री क्या होता है, cos 90 डिग्री 0 होता है। जब इस पर आप पुट कीजिएगा fs cos थीटा पे, जब थीटा का मान 0 हो गया तो पूरे समीकरण को 0 कर देगा। यानी कि जैसे आप रखिएगा कि आप सोचिएगा कि हम भार रखते हैं, तो भार आपका हो गया 500 न्यूटन, दूरी हो गया 100 मीटर और थीटा का मान 0 हो गया। जब ये 0 हो गया तो पूरा समीकरण 0 कर देगा। यानी कि ये कार्य कितना हुआ, 0 जूल हुआ, क्योंकि थीटा 0 है, कुली सिर पर वस्तु को रखता है। यदि किसी बांध से 19.6 मीटर नीचे स्थिर टरबाइन व्हील्स में पानी गिरता है तो टरबाइन में पानी का वेग ज्ञात कीजिए। जी का मान दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखिए आपको दिया क्या क्या हुआ है, प्रारंभिक वेग 0 मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग निकालना ही है, और एस यानी कि कितना विस्थापन हो रहा है तो आपको दिया हुआ है 19.6 मीटर ऊंचाई दिया हुआ है। उसके बाद जी का मान दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि गति के किस समीकरण का उपयोग किया जाना है यहाँ पे। तो देखिए गति का तीसरा समीकरण कहता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो हम लोग को v स्क्वायर निकालना है, u दिया हुआ है 0 और 2, ए का मान दिया हुआ है, ए यहाँ जी से रिप्लेस होगा। तो चूंकि ऊपर से नीचे आ रहा है तो जी का मान हम लोग पॉजिटिव में लेंगे। 9.8 गुना और आपका दिया हुआ है विस्थापन दिया हुआ है कितना, एच, ऊंचाई दिया हुआ है 19.6 दिया हुआ है। आप देखिए 9.8 को गुना कीजिएगा तो ये भी 19.6 आ जाएगा। यहाँ आपका भी स्क्वायर बराबर 19.6 गुना 19.6। तो भी बराबर क्या आ जाएगा, एक बार सिर्फ 19.6 ले लीजिए तो आपका आ गया वेग कितना आ गया, 19.6 मीटर पर सेकेंड आ गया। चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10.8 है। पानी का घनत्व 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। SI मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा। तो देखिए आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है, वस्तु का घनत्व अब बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। तो वस्तु का घनत्व आपको निकालना ही है, यानी कि चांदी का घनत्व निकालना है। आपेक्षिक घनत्व आपको दिया हुआ है 10.8 दिया हुआ है। उसके बाद फिर पानी का घनत्व 10⁻³ किलोग्राम मीटर प्रति क्यू दिया हुआ है। तो देखिए आप क्या कीजिए, चांदी का घनत्व निकालना, इसको स्थिर रखिए, इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, आपका कितना आ जाएगा 10.8 गुना 10⁻³ किलोग्राम मीटर प्रति क्यू, आपका आंसर आ जाएगा। दर्पण समीकरण में सभी दूरियों को कहाँ से मापा जाता है। तो देखिए कि दर्पण समीकरण यानी कि दर्पण में जो होता है सभी दूरी को इस पोल से मापा जाता है। चाहे आप फोकस का मापिए, चाहे वक्रता केंद्र का मापिए, ये सभी किससे मापा जाता है, पोल से मापा जाता है। यानी कि वस्तु को कहाँ रखा गया, प्रारंभिक दूरी, ठीक है, यानी कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब जहाँ बनेगा उसका दूरी, सभी को कहाँ से मापा जाता है, पोल से मापा जाता है। ठीक, एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए दूरी निकालने के लिए हम लोग इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यानी दूरी एक तरह से विस्थापन हो रहा है। तो यहाँ देखिए आप इसमें पुट कीजिए, s बराबर क्या हो जाएगा, u का मान कितना दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग 5 दिया हुआ है और t का मान दिया हुआ है 5 सेकंड में ऐसा हो रहा है। उसके बाद फिर प्लस हाफ a का मान दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण, और उसके बाद t स्क्वायर, तो t का मान 5 सेकंड दिया हुआ है, 5 गुना 5 कीजिए। तो अब जैसे इसको गुना कीजिएगा 25, उसके बाद प्लस 25 बटे 2 यानी कि 12.5। अब 25 और 12.5 जोड़ दीजिए, आपका कितना आ जाएगा 37.5 मीटर आ जाएगा। डॉट में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। तो देखिए क्षेत्रफल में वृद्धि करेंगे, कोई भी चीज़ अगर यदि आपके ऊपर दबाव डाल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
ठीक, यानी कि दबाव कम हो जाएगा। कब? जब क्षेत्रफल में वृद्धि करेंगे। इसीलिए देखते हैं कि सर्कस सब में क्या किया जाता है, अगर यदि किसी व्यक्ति को लिटा दिया जाता है, उसके ऊपर मोटरसाइकिल को चढ़ा दिया जाता है, तो कैसे चढ़ाता है? जब उसके ऊपर क्या करता है, एक तख्ता रख देता है। तख्ता जब चौड़ा हो जाता है तो उसका क्षेत्रफल बढ़ गया, क्षेत्रफल बढ़ गया। अब उस पर जो भी चीज़ आएगा तो उसका दबाव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी क्षेत्रफल बढ़ेगा, दबाव घटेगा। क्योंकि आप देखिए यहाँ सूत्र से भी प्राप्त होता है कि दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। यानी कि क्षेत्रफल हम चौड़ा करते जाएंगे, यानी क्षेत्रफल का मान बढ़ाते जाएंगे, दाब हम लोग का क्या होगा, घटते जाएगा। अभिसरण का बिंदु या वह बिंदु जिससे लेंस में किरणें उत्पन्न होती प्रतीत होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे फोकस कहा जाता है। 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन टेबल पर ऐसी रखी गई है कि उसकी लंबाई का 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकता है। चेन का कुल द्रव्यमान 4 kg है। टेबल पर पूरी चेन का खींचने हेतु किया गया कार्य क्या होगा? तो देखिए कि एक टेबल है, टेबल पे एक चैन रखा हुआ है। जैसे ये टेबल है, इस पे चैन रखा हुआ है, जिसमें से उसका जो है 60 सेंटीमीटर भाग लटका हुआ है। इस चैन को खींचकर पूरे टेबल पे लाने के लिए कितना कार्य करना होगा? तो यहाँ देखिए, तो आपको करना क्या है, इसके लिए एक सूत्र का सहारा लेना है। तो कार्य यहाँ क्या हो रहा है, खींचना, यानी कि गति के रूप में कार्य हो रहा है, गति ऊर्जा। तो इस सूत्र के लिए जैसे कि हाफ टेबल से लटके हुए भाग का स्क्वायर करना है, ठीक है। उसके बाद गुना द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण गुना तार की लंबाई करना है। तो देखिए कि यह गतिज ऊर्जा के अनुसार लगेगा हाफ, और उसके बाद टेबल से लटके हुए भाग का स्क्वायर। तो देखिए 2 मीटर दिया हुआ है और वह 60 सेंटीमीटर लटका हुआ है, यानी कि 60 सेंटीमीटर। इसको जैसे मीटर में बदलिएगा तो 100 से भाग दीजिएगा, यानी कि 0.6 आ जाएगा, यानी 0.6/2 उसका स्क्वायर कर देना है, गुना 4 जो कि द्रव्यमान दिया हुआ है, अगुना गुरुत्वीय त्वरण, अगुना आपका क्या है, तार की लंबाई 2 मीटर दिया हुआ है, यानी सब चीज़ को मीटर में रखना है। तो आपका क्या आ जाएगा, जब आप इसको हल कीजिएगा, जैसे कि ये स्क्वायर होने के बाद क्या आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 से ये 4 कटा दीजिए, उसके बाद 2 से ये 2 कटा दीजिए। अब 6 गुना 6 कीजिएगा तो 6 के 36 और दशमलव 1 है तो स्क्वायर में 2 दशमलव आ जाएगा, यानी कि 0.36 हो जाएगा। और गुना 1 10 इधर बचा हुआ है, तो आप जैसे इसको गुना कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 3.6 जूल आ जाएगा कार्य। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिश्रित होने पर कौन सी गैस निकलती है? तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 प्लस HCl को मिलाया जाएगा तो NaCl प्लस H2O और CO2 का, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगा। उसके बाद फेरस सल्फेट क्रिस्टल के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो फेरस सल्फेट का सूत्र देखिए FeSO4 × 7H2O। तो यह देखिए 7 जल है, तो इस प्रकार 7 जल के अणु प्राप्त होंगे। उसके बाद एसिटिक एसिड के 1 मोल में ऑक्सीजन के डॉट परमाणु होते हैं। एसिटिक एसिड का सूत्र CH3COOH। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, तो ऑक्सीजन 2 है, तो इस प्रकार 2 हो जाएगा। अगला है कि सही मिलान है, कौन सा सही मिलान है? एल्काइन, एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2, एल्किन CnH2n और एल्केन CnH2n+2, ये सभी सही मिलान है। उसके बाद अगला है कि पोटेशियम नाइट्रेट का मोलिक्यूलर सूत्र क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। उसके बाद यदि कोई लड़का गैस से भरे गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा डॉट होगी। तो देखिए ऊपर जा रहा है तो ऊंचाई उसका बढ़ रहा है, ऊंचाई बढ़ना यानी स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है, mgh होता है, ऊंचाई बढ़ना यानी कि स्थितिज ऊर्जा बढ़ना हो जाएगा। अगला देखिए कथन के रूप में दिया हुआ है। पहला है कि नमक के एक सूत्र इकाई में उपस्थित जल अणुओं की नियत संख्या कितनी होती है, और दूसरा है CuSO4 × 5H2O में जल अणुओं की संख्या क्या होगी। तो देखिए दूसरा का तो सबसे पहले ज्ञात हो गया कि जल के अणु की संख्या पूछा गया, तो यानी 5H2O है तो जल 5 हो गया। उसके बाद पहला का आंसर क्या हो जाएगा, क्रिस्टलीय जल हो जाएगा। 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 1000 मीटर प्रति सेकंड के आरंभिक वेग से राइफल से निकलती है और पृथ्वी पर समान स्तर पर 500 मीटर प्रति सेकंड के वेग से टकराती है। वायु के प्रतिरोध का सामना करके किया गया कार्य जूल में क्या होगा? तो देखिए वायु के प्रतिरोध के कारण जो कार्य हुआ है उसको निकालना है। तो वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर होता है
पहला काइनेटिक एनर्जी माइनस दूसरा काइनेटिक एनर्जी कर दीजिए, आपका वर्क निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए पहला काइनेटिक एनर्जी हाफ m, दोनों में तो द्रव्यमान समान रहेगा। और अगर यदि पहली बार काइनेटिक एनर्जी में भी की बात किया जाए तो पहला भी कितना होगा, पहला भी चल रहा था कितना 1000 मीटर पर सेकंड, उसके बाद दूसरा 500 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और उसके बाद 500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर घटा दीजिए। तो यहाँ देखिए हाफ m का मान दिया हुआ था। यहाँ देखिए द्रव्यमान दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है। द्रव्यमान जब ग्राम में दिया हुआ है तो आप क्या कीजिएगा, हाफ और द्रव्यमान m के जगह पे 10 ग्राम, इसको किलो में बदलने के लिए 1000 से भाग दीजिए। उसके बाद गतिज ऊर्जा यानी कि v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर कर दीजिए। तो यानी कि प्रारंभिक वाला में अंतिम वाला को घटा दीजिए। तो यह देखिए कि आपका क्या आ जाएगा, तो 1000 स्क्वायर माइनस 500 का स्क्वायर, तो हाफ m और v, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। एक बार इसको जोड़ दीजिए, 1000 प्लस 500 1500 और उसके बाद गुना 1000 माइनस 500 आ जाएगा। उसके बाद इसको कटा दीजिए, यहाँ 3 शून्य है, 2 शून्य इससे और 1 शून्य इसका कटा दीजिए। और उसके बाद 2 से इसमें भाग दीजिएगा, आपका आएगा 75 आएगा। उसके बाद यहाँ 10 रहेगा, तो गुना करने के बाद आपका क्या आ जाएगा 3750 जूल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 5 बचा हुआ है। 1 किलोवाट का एक पंप 1 मिनट में पानी की कितनी मात्रा को 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय, यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो यह देखिए शक्ति आपको दिया हुआ है कितना, 1 किलो वाट का पंप है। ठीक है, और उसके बाद आपको निकालने के लिए क्या बोला है, तो निकालने के लिए बोला है कि कितनी मात्रा पहुंचा सकता है, यानी कि द्रव्यमान एक प्रकार से निकालना है। तो देखिए द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, शक्ति गुना समय बटे जी इंटू एच, क्योंकि इसको क्रॉस जैसे गुना कीजिएगा। तो आपका क्या आ गया, m पता करने के लिए सूत्र आ गया, m बराबर क्या हो जाएगा, शक्ति आपका कितना दिया हुआ है 1 किलोवाट, किलो को हटाइएगा तो 1000 बन जाएगा, यानी कि 1000 गुना समय दिया हुआ है 1 मिनट दिया हुआ है, 1 मिनट को सेकंड में बदल लीजिएगा 60 सेकंड बटे जी का मान 10 दिया हुआ है और ऊंचाई कितना गया है, ऊंचाई भी 10 गया है। जब इसको आप शून्य को कटाइएगा तो यहाँ से 1 शून्य इसका कटा दीजिए, इसका 1 शून्य कटा दीजिए। अब 6 गुना 100 आपका कितना आ जाएगा 600 किलो आ जाएगा। आयनीकरण ऊर्जा की इकाई क्या होता है, आयनीकरण ऊर्जा की इकाई होता है किलो जूल प्रति मोल होता है। संवेग का एसआई इकाई क्या होता है, संवेग का एसआई इकाई होता है द्रव्यमान गुना वेग होता है। तो द्रव्यमान आपका किलोग्राम, अब वेग हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, यह जो कि गलत लिखा गया है। एवोगाद्रो स्थिरांक का मान डॉट होता है, एवोगाद्रो स्थिरांक का मान होता है 6.022 गुना 10 पावर 23 होता है। Cl2 के 71 ग्राम में परमाणु मौजूद होते हैं। तो देखिए Cl2 क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान निकालिए, तो क्लोरीन 35.5 होता है। उसके बाद Cl2 लिखा हुआ है, तो यानी 2 गुना हो जाएगा, 35 दूना 70 और 0.5 गुना 2 कीजिएगा तो आपका 1 आ जाएगा, यानी कि 71 हो गया। अब देखिए परमाणु द्रव्यमान पूछा गया है, तो परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए सबसे पहले मोल संख्या निकाल लीजिए कि मोल संख्या कितना है। मोल संख्या बराबर क्या होता है, तत्व का द्रव्यमान ग्राम में, जो कि 71 ग्राम दिया हुआ है, और नीचे होता है बटे के रूप में तत्व का परमाणु द्रव्यमान ग्राम में, जो कि हम लोग निकाले हैं 71 ग्राम निकाला है। तो देखिए अब 71 में 71 से भाग दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 आ गया, तो यानी मोल संख्या 1 आ गया। तो 1 मोल में कितना परमाणु होता है, 1 मोल में होता है 6.022 गुना 10 पावर 23 परमाणु होता है। तो इस प्रकार हम लोग का आंसर भी क्या आ जाएगा, 6.022 गुना 10 पावर 23 आ जाएगा। यदि एथेन, हाइड्रोजन क्लोराइड और ग्लूकोज के आणविक सूत्र क्रमशः C2H6 HCl और C6H12O6 है, जो इसके संबंधित अनुभाविक सूत्र क्या है। तो देखिए अनुभाविक सूत्र को ही क्या कहा जाता है, मूलानुपाती सूत्र या इम्पेरिकल फॉर्मूला कहा जाता है। तो यहाँ देखिए मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, यानी कि उसका मूल अनुपात आपको निकाल देना है। जैसे कि पहला दिया हुआ है C2H6 दिया हुआ है, तो इसका अगर यदि हम लोग मूल निकालेंगे, यानी कि इसका अनुपात एक प्रकार से निकाल दीजिए। तो यहाँ देखिए C2, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 निकालिएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ 3 बच जाएगा, यानी CH3 हो गया। तो उसके बाद HCl में सभी 1 ही है, तो इसका आप क्या निकालिएगा, तो इसीलिए HCl रख दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ
ग्लूकोज जो है C6H12O6 सभी में 6 कॉमन है, तो 6 कटा दीजिए, तो एक बार में और 2 बार में और 1 बार में, तो यानी कि CH2O इसका भी आ जाएगा। 80 kg द्रव्यमान का एक व्यक्ति 240 न्यूटन के बल से दौड़ता है, उसका त्वरण क्या होगा? तो देखिए बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। तो द्रव्यमान आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? द्रव्यमान दिया हुआ है 80 kg, और त्वरण आपको निकालना है, और बल भी आपका दिया हुआ है 240। 240 बराबर 80 गुना ए कर दीजिए, यानी कि त्वरण। तो आप इसको जैसे कटाइएगा तो आपका 3 बार में कट गया। ए बराबर क्या हो गया? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। निम्न में कौन समजात श्रृंखला नहीं है? तो समजात श्रृंखला पहले होता क्या है? समजात श्रृंखला या होमोलोगस फार्मूला वह होता है जिसका कि अंतर जो है ना, एक ही ग्रुप का अंतर क्या होना चाहिए? CH2 होना चाहिए। तो ये किस में होता है? ये एल्काइन, एल्किन और एल्केन इन सबों में होता है। जैसे एल्काइन का ग्रुप है उसका सभी का CH2 अंतर होता है। जैसे कि आप देखिए n का मान पुट करते जाइए, 2 से 2 3 4 5। तो देखिए कि अगर यदि हम लोग एल्काइन में पुट करते हैं, एल्काइन में n का मान 2 पुट करते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा? C2H 2 दूना 4 माइनस 2 2, तो यानी कि पहला ये आ गया। उसके बाद दूसरा अगर यदि n का मान 3 पुट करते हैं तो C3 और H 3 दूना 6 में से 2 घट जाएगा, तो 6 में 2 गया 4, यानी कि C3H4 आ गया। उसके बाद आगे और देखा जाए तो n का मान 4 पुट कीजिए, तो यानी कि C4 और H 4 दूना 8 में से 2 घट जाएगा 6। तो आप देखिए कि यहाँ CH2 का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ देखिए इसमें से इसको घटाइए, यानी C3H4 में से C2H2 घटाइए, देखिए CH2 आएगा। उसी प्रकार इसमें से यानी कि C4H6 में से C3H4 घटाइएगा, इसमें भी CH2 आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें CH2 का अंतर आ रहा है। उसी प्रकार इन सबों में भी रखिएगा तो वही CH2 का अंतर आएगा। तो वही आप यह ऑप्शन में अब देख लीजिए कि किसमें CH2 का अंतर आ सकता है। तो किसमें CH2 का अंतर आएगा? तो वो या तो वह एल्काइन का ग्रुप होगा, एल्किन का होगा, या एल्केन का होगा। तो यहाँ देखिए C4 यानी कि C4 H कितना होना चाहिए? H या तो C4H2 होगा, तो अगर यदि एल्किन रहता तो C4H8 हो जाना चाहिए था। अगर यदि एल्काइन रहता तो C4 और H6 होना चाहिए था, जो कि ये नहीं है। और अगर यदि एल्केन रहता तो C4H 4 दूना 8 और 2 10 रहना चाहिए, जो कि ये नहीं पूर रहा है, यानी कि ये किसी भी तरीके से नहीं पूर रहा है। वही अगर यदि इन सभी की बात किया जाए तो इनमें से कोई एक को उठा के देख लिया जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए कि C2 उसके बाद अगर यदि एल्किन रहता तो C2 और CnH2n, यानी कि 2 दूना 4 हो जाता, जो कि गलत है। एल्किन तो नहीं है, लेकिन और कोई दूसरा ग्रुप है क्या? तो एल्काइन में क्या होता है? एल्काइन में होता है C2H2n-2, यानी कि C2 और H2 होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। एल्केन की अगर यदि बात किया जाए तो एल्केन में होता है CnH2n+2 होता है। तो Cn तो n के मान 2 पुट कीजिए, 2 पुट करने के बाद उसके बाद H का मान 2 कीजिएगा, 2 दूना 4 + 2 6, तो ये पुर रहा है। इसी प्रकार ये सभी पुर जाता है, लेकिन ये नहीं पुरता है। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक संतृप्त को हम लोग पहचानते हैं कि उसका सिंगल बॉन्ड बनेगा? जैसे कि अगर यदि बात किया जाए तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड बनता है। वही अगर यदि एल्काइन और एल्किन की बात किया जाए तो इसमें एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है और एल्किन में डबल बॉन्ड बनता है। तो इस प्रकार सिंगल बॉन्ड वाला खोजिए। सिंगल बॉन्ड वाला यहाँ आपको मिल रहा है, ठीक है। और अगर यदि आप इसको पुट करके देखना भी चाहते हैं तो देखिए कि C1 2 3 है, तो यानी C3, और उसके बाद फिर H 3 2 5 3 8, यानी C3 और H8, ये किसका है? एल्केन का है कि नहीं है? तो यहाँ देखिए C का मान 3 दिया गया है, तो अब इसमें आप पुट कीजिए C3H कितना हो जाएगा? H हो जाएगा 3 दूना 6 और +2 8, जो कि पुर जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा संतृप्त वाला। किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु का डॉट होगा, वस्तु का एक समान त्वरण होगा, यानी कि वेग भी बढ़ रहा है और समय भी बढ़ रहा है, एक अनुपात में बढ़ रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा? एक समान त्वरण कहा जाएगा। तो अगला देखिए, पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन डॉट द्रव्यमान में अनुपात में उपस्थित रहते हैं, तो पानी का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 2 है, तो यानी कि वो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद फिर
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वही अगर यदि बात किया जाए तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो यहाँ देखिए अब आपका 2 से 2 कट गया, 1:8 हो गया। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान 2 केजी द्रव्यमान की एक धात्विक गेंद 3 केजी द्रव्यमान की एक स्थिर गेंद से टकरा जाती है। यदि टकराने के बाद दोनों गेंदों एक साथ में आगे बढ़ती है तो टक्कर के कारण गतिज ऊर्जा में हुए हानि को ज्ञात कीजिए। तो देखिए संवेग संरक्षण के नियम से हम लोग जानते हैं कि संवेग जो होता है टक्कर के पहले और टक्कर के बाद दोनों बराबर होना चाहिए। तो वही अगर यदि हम लोग पहले बात करते हैं कि टक्कर के पहले संवेग क्या था, तो देखिए कि आपका वेग कितना दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसको मीटर प्रति सेकंड में पहले बना लीजिए, 5/18 से गुना करके, तो आपका आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए पहले संवेग की बात किया जाए तो पहले संवेग कितना हो जाएगा, यानी कि 2 केजी का द्रव्यमान है और 10 मीटर पर सेकंड है, तो यानी कि 2 × 10। अब संवेग क्या हो जाएगा टक्कर के बाद, यानी कि अब द्रव्यमान तो दोनों जुड़ जाएगा, यानी 3 केजी द्रव्यमान का और 2 केजी द्रव्यमान का 5 केजी द्रव्यमान हो गया। और वेग हम लोग निकाल लेते हैं एक्स मान के। उसके बाद देखिए 3 2 5 हो गया, 5 से 5 दोनों 10 कट गया, यानी एक्स का मान कितना हो गया 4 मीटर पर सेकंड। यानी अब वेग कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड आ गया टक्कर के बाद। अगर यदि काइनेटिक एनर्जी के बात किया जाए कि यानी टक्कर के पहले काइनेटिक एनर्जी क्या था, तो हाफ एम का मान उस समय 2 केजी का सिर्फ एक गेंद था और भी दिया हुआ था 10, यानी कि v स्क्वायर 10 × 10, तो हाफ से ये दोनों आपका कट गया, यानी कि 2 से 2 कट गया, तो आपका क्या बचा 10 × 10 यानी कि 100 जूल पहले काइनेटिक एनर्जी होता था। लेकिन अब अगर यदि बात किया जाए कि जब दोनों का द्रव्यमान जुड़ गया है तो हाफ एम का मान, अब दोनों का द्रव्यमान जुड़ा है तो 3 केजी और 2 केजी 5 केजी हो गया। उसके बाद फिर भी आपका कितना निकला है 4 मीटर पर सेकंड निकला है, तो v स्क्वायर 4 × 4 कर दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा 1 2 से इसको कटा दीजिए, यानी कि 4 दूना 8 पंचे 40, यानी 40 जूल हो गया। तो अब देखते हैं कि गतिज ऊर्जा में हानि कितना हुआ है। तो हानि कितना हुआ है, पहले हो रहा था 100 जूल, अब हो रहा है 40 जूल, तो इस प्रकार से आपका 60 जूल का हानि हुआ है। जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण डॉट होते हैं। हवा के कण जो होते हैं तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं, क्योंकि ये ध्वनि है। एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग, एक होता है अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग का एग्जांपल अगर यदि ध्वनि को लिया जाए तो ध्वनि जो होता है उसका जो तरंग की गति जो होता है उसी में दिशा में क्या होता है कण की गति भी होता है। वही अगर यदि अनुप्रस्थ की बात किया जाए तो उसमें तरंग की गति इस साइड होगा तो कण की गति इस साइड होगा, क्योंकि तभी यह इस प्रकार का लूप बनाएगा। ठीक है, ये अनुदैर्घ्य तरंग है और ये अनुप्रस्थ तरंग है। मीथेन CH4, इथेन C2H6 और ब्यूटेन C4H10 का आणविक सूत्र दिया हुआ है। इसका प्रयोग सिद्ध यानी एम्पेरिकल फार्मूला, यानी कि उसको हिंदी में कहा जाए तो मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। तो मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए क्या कीजिए, इसका कॉमन पार्ट को कटा दीजिए। जैसे CH4, यहाँ देखिए कि कॉमन इसमें कुछ नहीं है तो ये सिर्फ CH4 लिखा जाएगा। और वही अगर यदि C2H6 की बात किया जाए तो यानी कि 2 और 6 में कॉमन क्या है, तो 2 है, 2 से इसको भाग दीजिएगा एक बार में, उसके बाद 3 दूना 6, तो इसका क्या आ जाएगा CH3 आ जाएगा। वही अगर यदि यह C4H10 की बात किया जाए तो इसमें 2 कॉमन है तो C2 हो जाएगा और H कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 10 को घटाने के बाद 2 से 5 आएगा। प्राकृतिक क्लोरीन के 2 समस्थानिक है, यानी कि एक दिया हुआ है क्लोरीन 17 परमाणु द्रव्यमान 35 का 75% और दूसरा दिया हुआ है क्लोरीन 17 परमाणु द्रव्यमान 37 का 25%। क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, तो यह देखिए पहला का अगर यदि बात किया जाए तो परमाणु द्रव्यमान 35, उसका 75%, 75% को 3/4 भी लिख सकते हैं। अब प्लस दूसरा दिया हुआ है 37 और उसका लेकिन लेना है कितना 1/4, यानी कि 25% लेना है। तो अब आप इसको गुना करके जोड़िए, 35 × 3 कीजिएगा 105 आ जाएगा। प्लस उसके बाद फिर 37 × 1 तो 37 आएगा, नीचे दोनों का 4 दिया हुआ है, एलसीएम आपका 4 आ जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद आ गया 142/4 आ गया, तो यानी 142/4 71/2 आ जाएगा। 71/2 कितना होता है 35.5 हो जाएगा आपका। एक वस्तु के संवेग की गणना कीजिए जिसका द्रव्यमान दिया हुआ है 50 केजी और 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। संवेग बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुना वेग होता है। तो द्रव्यमान आपका 50 केजी दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो आप इसको गुना कीजिएगा 6 × 5 = 30, यानी कि 3
100 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग का आज का टॉपिक पूरा हो गया। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और आप कमेंट बॉक्स में आज बता दीजिएगा कि कल से कौन सा टॉपिक पे वीडियो लाया जाए, क्योंकि आज से आपका न्यूमेरिकल का पार्ट ख़त्म हो गया। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।